स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 जुलाई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में भी धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ इस्तीफे की मांग को लेकर के बवाल हो गया है शुरू। दरअसल बात है कि दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के समर्थन में बिहार की राजधानी पटना में भी बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। जहां हालात तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी किया, वाटर कैनन और फिर आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया है। प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर छात्रों और फिर पुलिस के बीच झड़प हुई है, जिससे कुछ प्रदर्शनकारी घायल हुए। पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया और प्रमुख सरकारी भवनों की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं पर छात्र संगठनों ने अपनी मांगों पर अड़े रहने की बात कही है और फिर मामले को लेकर के आगे की रणनीति बनाने का संकेत भी दिया है। ग्राम पंचायतों के परिसीमन के लिए नई अधिसूचना जारी, डीएम करेंगे क्षेत्रों का निर्धारण। दरअसल बात है कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों के गठन और फिर परिसीमन को लेकर के नई अधिसूचना जारी कर दी है। जहां नए नियमों के अनुसार अब प्रत्येक जिले में ग्राम पंचायत क्षेत्रों का निर्धारण और उनकी औपचारिक घोषणा संबंधित जिलाधिकारी यानी कि डीएम करेंगे। डीएम ही परिसीमन तय करेंगे। नई व्यवस्था के तहत परिसीमन का आधार साल 2011 की जनगणना होगा। अधिक आबादी वाले गाँव के नाम पर पंचायत का नाम और फिर मुख्यालय तय किया जाएगा। परिसीमन के प्रारूप को सार्वजनिक करने के बाद लोगों से दावे और फिर आपत्तियां भी आमंत्रित की जाएगी। वहीं पर सरकार का कहना है कि नई अधिसूचना से पंचायतों के गठन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और फिर व्यवस्थित होगी। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी और आगामी पंचायत चुनाव इसी नए परिसीमन के आधार पर कराए जाएंगे। बिहार के 22 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, तेज हवा के साथ बिजली गिरने की भी संभावना। दरअसल बात है कि मौसम विभाग ने बिहार के 22 जिलों में आज भारी बारिश, तेज हवा और फिर वज्रपात की चेतावनी जारी कर दी है। प्रभावित जिलों में पटना, नालंदा, गया, नवादा, बेगूसराय, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा और फिर अन्य जिले शामिल हैं। लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है। पूर्वानुमान के अनुसार कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इसके साथ ही गरज चमक और फिर आकाश से बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से खुले स्थानों, पेड़ों और फिर बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा और फिर कई जिलों में रुक रुक करके बारिश जारी रह सकती है। वहीं पर किसानों और आम लोगों से मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की गई है। बिहार में 10,000 से 2 लाख तक मदद, अब शहरों में खुलेगा महिलाओं की कमाई का रास्ता। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का विस्तार करते हुए इसे अब शहरी क्षेत्र में भी लागू करने का फैसला कर दिया है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी, जबकि सफलतापूर्वक रोजगार बनाने पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आर्थिक मदद का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और शहरों में छोटे व्यवसाय, सेवा आधारित कार्य तथा अन्य स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि इससे बड़ी संख्या में महिलाओं के लिए आय के लिए नए अवसर तैयार होंगे। जहां सरकार के अनुसार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। कटिहार में दिखा नाग नागिन का अनोखा नजारा, 1 घंटे तक चलता रहा नाग नागिन का प्रेम, देखने उमड़ा ग्रामीणों का हुजूम। दरअसल बात है कि कटिहार जिले के एक गांव में नाग और फिर नागिन का अनोखा नजारा देखने को मिला है, जहां पर दोनों करीब 1 घंटे तक एक दूसरे के से लिपटे रहे। इस दुर्लभ दृश्य की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और फिर कई लोगों ने इसका वीडियो भी अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार इस तरह का दृश्य उन्होंने पहली बार देखा। नाग नागिन काफी देर तक वहीं पर बने रहे, जिसके कारण आसपास लोगों की भीड़ लग गई। यह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे कौतूहल के साथ देख रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार ये सांपों के प्रजनन व्यवहार का सामान्य हिस्सा हो सकता है। बिहार शिक्षा विभाग की बड़ी पहल, शिकायतों के समाधान के लिए अब टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू। दरअसल बात है कि बिहार शिक्षा विभाग ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और फिर आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी है। इस पहल के माध्यम से शिक्षा से जुड़ी समस्याओं और फिर शिकायतों को एक ही मंच पर दर्ज किया जा सकता है। यानी कि अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आप स्कूल के किसी भी व्यवस्था से
शिक्षा व्यवस्था से, खान पान से या फिर किसी भी तरीके की आपको परेशानी है तो आप तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग उसे तय समय सीमा के भीतर संबंधित अधिकारी तक पहुंचाएगा और उसके निस्तारण की निगरानी भी की जाएगी। बिहार में शिक्षकों के लिए नया आदेश, स्कूलों में जीन्स टी शर्ट की नो एंट्री, सिर्फ फॉर्मल ड्रेस में होगी ड्यूटी। दरअसल बात यह है कि बिहार में शिक्षकों को जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और फिर शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू कर दिया है। नए आदेश के अनुसार अब स्कूलों में जीन्स टी शर्ट और अन्य कैजुअल कपड़े पहन करके आने पर रोक रहेगी। सभी को औपचारिक वेशभूषा में ही ड्यूटी करनी होगी। जब विभाग का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य विद्यालय में अनुशासन, गरिमा और फिर सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण बनाए रखना है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी स्कूलों में इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए। नए ड्रेस कोड के तहत पुरुष शिक्षकों को शर्ट पैंट तथा महिला शिक्षकों को गरिमापूर्ण औपचारिक परिधान पहनने की सलाह दी गई है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी शिक्षक और फिर कर्मचारी निर्धारित नियमों का पालन करेंगे ताकि विद्यालयों में एक अनुशासित और फिर पेशेवर माहौल बना रहे। अमेरिका ईरान विवाद सुलझाने गए हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी के मानसून सत्र में नहीं रहने पर जेडीयू का तंज, भाजपा ने भी घेरा। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति को लेकर के जेडीयू और फिर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। जेडीयू नेताओं ने तंज कसते हुए कहा है कि ऐसा लगता है जैसे तेजस्वी यादव अमेरिका ईरान विवाद सुलझाने विदेश गए हैं, जबकि भाजपा ने भी उनकी गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के नेता की गैर मौजूदगी जरूरी होता है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा में भाग लेना उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी ओर राजद की ओर से इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति को लेकर के सदन के भीतर और फिर बाहर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, जिससे मानसून सत्र का राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। बिहार के एनएच पर हादसों में तुरंत मिलेगा इलाज, जेएलएनएमसीएच समेत 29 अस्पताल बनेंगे लेवल 1-2 ट्रामा सेंटर, रिपोर्ट तलब। दरअसल बात यह है कि अब बिहार के हाईवे में किसी भी तरह के एक्सीडेंट होने पर अब तुरंत इलाज मिलेगा। जी हाँ, बिहार के एनएच पर हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को गोल्डन आवर के भीतर बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ी पहल शुरू कर दी है। बिहार के 29 अस्पतालों को लेवल 1 और लेवल 2 ट्रामा सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसमें भागलपुर का जेएलएनएमसीएच भी शामिल है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने सभी संबंधित अस्पतालों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इन ट्रामा सेंटर में दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल आपातकालीन उपचार और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा और फिर आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाले हादसों में मृत्यु दर को कम करना और फिर समय पर बेहतर इलाज सुनिश्चित करना है। बिहार के इस जिले में 37 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क, शहर में कनेक्टिविटी होगी मजबूत। दरअसल बात है कि बिहार के भोजपुर जिले के आरा शहर में करीब 37 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को जाम की समस्या से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। नई सड़क से शहर के कई प्रमुख इलाकों के बीच आवागमन आसान होगा, साथ ही धार्मिक स्थलों और फिर आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच भी पहले की तुलना में अधिक सुगम हो जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इस परियोजना से शहर की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी और स्थानीय लोगों को सीधा लाभ होगा। परियोजना के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। निर्माण कार्य पूरी होने के बाद इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। पत्रकारों के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, सरकार के रवैये पर भड़का विपक्ष तो स्पीकर का बड़ा आश्वासन। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पत्रकारों से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। विपक्षी सदस्यों ने सरकार और फिर विधानसभा प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए सदन में विरोध दर्ज कराया है और फिर मामले पर तत्काल चर्चा की मांग की है। वहीं पर हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को आश्वासन दिया है कि पत्रकारों से जुड़े मुद्दों पर सभी पक्षों से बातचीत की जाएगी और मामले का उचित समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद भी कुछ समय तक सदन में नाराबाजी और फिर विरोध जारी रहा, जब विपक्ष ने पत्रकारों की सुरक्षा और फिर उनके अधिकारों को लेकर के सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। सूखा संकट से जूझ रहे किसानों के लिए सम्राट सरकार का बड़ा ऐलान, सीएम ने विधानसभा में की घोषणा। अब सिंचाई के लिए इस समय मिलेगी बिजली।
दरअसल बात है कि बिहार में कम बारिश और फिर सूखे जैसे हालात को देखते हुए जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों को कृषि फीडरों के माध्यम से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी ताकि दिन में आसानी से सिंचाई जारी रह सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति बनेगी वहां पर किसानों को डीजल अनुदान भी दिया जाएगा। सरकार ने अधिकारियों को हालात पर लगातार नजर बनाए रखने और फिर जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सरकार का कहना है कि इस फैसले से किसानों को रात में सिंचाई करने की परेशानी से राहत मिलेगी और फसलों को बचाने में मदद मिलेगी। बिजली आपूर्ति और फिर राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। नीतीश कुमार के शिलान्यास वाली अधूरी सड़कें होंगी पूरी, विधानसभा में मंत्री सुनील कुमार का बड़ा ऐलान। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में ग्रामीण सड़कों का मुद्दा उठने पर ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शिलान्यास की गई लेकिन अधूरी रह गई सभी सड़क परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। साथ ही सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने बताया है कि ग्रामीण सड़क योजनाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है। जहां पर निर्माण कार्य किसी कारणवश रुका हुआ है वहां पर संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करके जल्द काम शुरू किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिल सके। सरकार का कहना है कि अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और फिर आवागमन पहले से अधिक आसान बनेगा। ट्रैफिक पुलिस को 14 दिन की खास ट्रेनिंग क्यों दिला रही है बिहार सरकार, समझिए पूरा प्लान। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बिहार के 4,909 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को 14 दिनों का विशेष प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ट्रैफिक प्रबंधन को आधुनिक बनाना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और फिर यातायात नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित करना है। प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को आधुनिक ट्रैफिक प्रबंधन, दुर्घटना की स्थिति में त्वरित कार्रवाई, जन जागरूकता अभियान और फिर नई तकनीकों के उपयोग की जानकारी दी जाएगी। इससे यातायात व्यवस्था को अधिक प्रभावी और फिर व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से सड़क सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी और आम लोगों को सुरक्षित एवं सुगम यातायात का लाभ मिलेगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रशिक्षित पुलिसकर्मी राज्य के विभिन्न जिलों में अपनी सेवा देंगे। सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर के पूरी तरह गंभीर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर के पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने बताया है कि सरकार किसानों को समय पर सिंचाई, खाद, बीज और फिर अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है ताकि खेती प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसानों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए और जरूरत पड़ने पर राहत संबंधित कदम भी उठाया जाए। बीजेपी विधायक ने विधानसभा में मंत्री को दी चुनौती, कहा आप मेरे साथ चलिए। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में पंचायतों में लगी सोलर स्ट्रीट लाइटों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा है। जेडीयू विधायक श्याम रजक ने बड़ी संख्या में खराब पड़ी लाइटों का मामला उठाया है, जिसके बाद भाजपा विधायक जीवेश कुमार मिश्रा ने भी मंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि वे उनके साथ क्षेत्र में चलकर के स्थिति का जायजा लें। जब भाजपा विधायक ने कहा है कि कई पंचायतों में सोलर लाइटें बंद पड़ी हैं जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। मंत्री ने जवाब देते हुए कहा है कि जहां भी खराब लाइटों की सूचना मिलेगी वहां जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और संबंधित एजेंसियों से उन्हें जल्द ठीक कराया जाएगा। जब सदन में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी चिंता जताई है और फिर ग्रामीण क्षेत्र में सोलर लाइट व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग की है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और फिर योजनाओं की नियमित निगरानी भी की जाएगी। बिहार में बनी 7,000 पशु सखी क्या क्या काम करेगी। दरअसल बात है कि बिहार में कॉमफेड और फिर जीविका के सहयोग से 7,000 जीविका दीदियों को प्रशिक्षण देकर के पशु सखी बनाया गया है। जहाँ पशु सखी, ये पशु सखियां अपने अपने गांव में पशुपालकों को डेयरी प्रबंधन, पशुओं की देखभाल और पशुपालन से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएगी। जहाँ प्रशिक्षित पशु सखियां पशुओं के टीकाकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, संतुलित आहार, डेयरी प्रबंधन और पशुपालकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का काम करेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और फिर महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। जहाँ सरकार का मानना है कि इस पहल से गाँव में दूध उत्पादन बढ़ेगा, पशुओं की बेहतर देखभाल होगी और फिर जीविका से जुड़ी महिलाओं की आय में भी वृद्धि होगी। आने वाले समय में इस योजना का विस्तार अन्य क्षेत्र में भी किया जा सकता है। सदन में उठा बिहार में 35 लाख से अधिक राशन कार्ड को रद्द करने का मामला। विपक्ष ने पूछा कैंसिल ही करने थे तो क्यों बनाए।
दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में 35 लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द कर दिए जाने का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा है। विपक्ष ने सरकार से सवाल किया है कि यदि इतने बड़े पैमाने पर राशन कार्ड रद्द ही करने थे तो पहले इन्हें जारी ही क्यों किया गया। इस मुद्दे पर सदन में सरकार से जवाब मांगा गया है, जहां सरकार की ओर से बताया गया है कि राशन कार्डों का सत्यापन केंद्र से प्राप्त आंकड़ों और फिर जांच अभियान के आधार पर किया गया है। जांच के दौरान अपात्र, डुप्लीकेट और फिर नियमों के विपरीत पाए गए कार्डों को निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। विपक्ष ने इस कार्रवाई की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए प्रभावित लोगों को राहत देने की मांग की है। वहीं पर सरकार ने कहा है कि पात्र लाभुकों के हितों की रक्षा की जाएगी और आवश्यक होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। बिहार को केंद्र की डबल सौगात, 26 जिलों में बनेंगे 38 क्रिटिकल केयर ब्लॉक, 11 बायो ऊर्जा प्रोजेक्ट पर भी मुहर। दरअसल बात है कि केंद्र सरकार ने बिहार को स्वास्थ्य और फिर ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत राज्य के 26 जिलों में 38 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने को मंजूरी दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत 11 बायो ऊर्जा परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिल गई है। यह क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के निर्माण से गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी और जिला स्तर पर आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। वहीं पर बायो ऊर्जा योजना से अच्छा ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, कृषि अवशेषों के बेहतर उपयोग की राह खुलेगी और फिर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ाने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के अनुसार दोनों परियोजनाएं बिहार के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और फिर हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बिहार में टला बड़ा रेल हादसा, बाल बाल बची जनशताब्दी, बच गई यात्रियों की जान। दरअसल बात है कि बिहार के बख्तियारपुर अथमगोला रेलखंड पर पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। अथमगोला स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर और फिर पार्टनर के सतर्कता से पोर्टर के सतर्कता से ट्रेन के पहियों में आई तकनीकी गड़बड़ी का समय रहते पता चल गया, जिसके बाद ट्रेन को सुरक्षित रोक करके जांच कराई गई। जांच के दौरान रेलवे की तकनीकी टीम ने संबंधित हिस्सों की मरम्मत की और फिर पूरी जांच के बाद ही ट्रेन को आगे रवाना किया गया। अधिकारियों के अनुसार समय पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर बड़ा रेल हादसा हो सकता था। जब रेलवे अधिकारियों ने दोनों कर्मचारियों की सतर्कता की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सूझबूझ से सैकड़ों यात्रियों की जान सुरक्षित रही। घटना के बाद रेलवे ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। भागलपुर में गुंजेगा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, सैंडिस स्टेडियम को मिल सकती है रणजी ट्रॉफी की मेजबानी। दरअसल बात है कि भागलपुर के सैंडिस स्टेडियम को रणजी ट्रॉफी 2026-27 के कुछ मुकाबलों की मेजबानी मिलने की संभावना है। बिहार क्रिकेट संघ को घरेलू सत्र के लिए कई मैच आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 2 मुकाबले भागलपुर में आयोजित हो सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला आधिकारिक स्वीकृति के बाद ही होगा। संभावित मेजबानी को देखते हुए स्टेडियम की पिच और फिर आउटफील्ड को आधुनिक मानकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। यदि रणजी मुकाबले यहाँ होते हैं तो फिर क्रिकेट प्रेमियों को बिहार के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी समेत कई प्रमुख खिलाड़ियों का खेल अपने शहर में देखने का अवसर मिल सकता है। स्थानीय खेल प्रेमियों का मानना है कि रणजी ट्रॉफी को मेजबानी मिलने से भागलपुर में क्रिकेट को नई पहचान मिलेगी और फिर युवा खिलाड़ियों को भी बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। मछली पालन पर सरकार 60% दे रही है सब्सिडी, 31 अगस्त तक का है मौका। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने मत्स्य पालकों और फिर किसानों के लिए मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना के तहत देशी मछलियों के पालन पर 60% तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदक 31 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य देशी मछलियों की प्रजातियों का संरक्षण करना और मत्स्य उत्पादन बढ़ाना और फिर मछली पालकों की आय में वृद्धि करना है। सरकार की ओर से पात्र लाभार्थियों को तालाब विकास, बीज और फिर अन्य आवश्यक मदों पर निर्धारित नियमों के अनुसार अनुदान दिया जाएगा। सरकार ने इच्छुक किसानों और फिर मत्स्य पालकों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। योजना से जुड़ी पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और फिर अन्य शर्तों की जानकारी मत्स्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। हाजीपुर में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए मिलेगा 15,000 का टूल किट, आवेदन शुरू। दरअसल बात यह है कि बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास विभाग की टूल किट योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 15,000 रुपये तक का निःशुल्क यानी कि फ्री में टूल किट उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ ऐसे प्रशिक्षित बेरोजगार युवा उठा सकेंगे जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित
ट्रेंड का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और फिर निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यह आवेदन जिला नियोजनालय के माध्यम से किए जा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने और फिर आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। 15 अगस्त से बिहार के स्कूलों में शुरू होगा प्रशस्त ऐप अभियान, जाने कैसे होगी बच्चों की स्क्रीनिंग। दरअसल बातें हैं कि बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी सरकारी और फिर निजी विद्यालयों में प्रशस्त ऐप 2.0 के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी शिक्षकों का पंजीकरण 31 जुलाई तक पूरा कराया जाएगा, जबकि 15 अगस्त से 15 सितंबर तक विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। स्क्रीनिंग के दौरान शिक्षक प्रशस्त ऐप 2.0 की मदद से बच्चों में सीखने, देखने, सुनने और बोलने, व्यवहार और फिर अन्य प्रकार की विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की शुरुआती संकेत की पहचान करेंगे। इसके बाद जरूरतमंद बच्चों को समावेशी शिक्षा और फिर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बिहार के इस जिले में 28 करोड़ से बनेगा एयरपोर्ट का रनवे, जल्द उड़ान भरेंगे विमान। दरअसल बात है कि बिहार के सुपौल जिले के बीरपुर एयरपोर्ट के विकास को बड़ी मंजूरी मिली है। जब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI ने 28 करोड़ की लागत से रनवे, टैक्सवे और फिर अन्य एयर साइड बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इससे एयरपोर्ट को छोटे विमानों के संचालन के लिए तैयार किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद कोसी और फिर सीमांचल क्षेत्र के लोगों को बेहतर हवाई संपर्क मिलेगा। अभी इन इलाकों के यात्रियों को लंबी दूरी तय करके दूसरे शहरों की एयरपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन बीरपुर एयरपोर्ट विकसित होने से यात्रा काफी आसान हो जाएगा। किसानों के लिए खुशखबरी, झींगा मछली पालन से होगी मोटी कमाई, 31 अगस्त तक करें आवेदन। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने किसानों और फिर मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से झींगा मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना शुरू की है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अनुदान दिया जाएगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। जहाँ सरकार का उद्देश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से मीठे पानी में झींगा उत्पादन बढ़ाना और किसानों को पारंपरिक खेती के साथ अतिरिक्त आय का अवसर उपलब्ध कराना है। इच्छुक किसान निर्धारित पात्रता पूरी करके ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बिहार में कचरा और पराली से किसानों की होगी कमाई, सरकार खरीदेगी इससे बनी बिजली, 1 यूनिट का कितना पैसा देगी सरकार। दरअसल बात है कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कचरे और फिर कृषि अवशेषों से बनने वाली बिजली की नई खरीद दरें तय की है। नई दरों के अनुसार कचरे से बनी बिजली 7 रुपये प्रति यूनिट और गन्ने की खोई से यानी कि बायोगैस से बनी बिजली 8 रुपये 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से खरीदी जाएगी। यह सरकार का उद्देश्य पराली, कृषि अपशिष्ट और अन्य जैविक कचरे का उपयोग करके स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। इससे किसानों को कृषि अवशेषों से अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा और फिर पराली जलाने की समस्या को कम करने में भी मदद मिलेगी। नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू है। सरकार का मानना है कि इससे जैव ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं पर ग्रामीण क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और किसानों के लिए आय का एक नया स्रोत विकसित होगा। बिहार में विधायकों की बढ़ सकती हैं शक्तियां, इस काम के लिए 15 की जगह 25 लाख मिलने पर होगा विचार। दरअसल बात है कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार विधायकों को बिना टेंडर विकास कार्य कराने की वित्तीय सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर के 25 लाख रुपए तय की जा सकती है। इस प्रस्ताव पर विधानसभा की संबंधित समिति में चर्चा होने की संभावना है। यदि ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो फिर विधायक अपने क्षेत्र में छोटे विकास कार्यों को पहले की तुलना में अधिक राशि के साथ तेजी से पूरा करा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर आवश्यक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुविधा मिलेगी और फिर विकास कार्यों में गति आएगी। फिलहाल इस विषय पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। समिति की अनुशंसा और फिर सरकार की स्वीकृति के बाद ही नई व्यवस्था लागू होगी। यदि प्रस्ताव पारित होता है तो फिर विधायकों को क्षेत्रीय विकास कार्यों के लिए पहले से अधिक अधिकार और फिर वित्तीय सीमा उपलब्ध होगी। दोस्तों, क्या कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी यूपी से आकर के किशनगंज में जमीन खरीदी है? क्योंकि चिकन नेक के इलाके में जमीन खरीदने पर बड़ा सवाल उठ गया है। यहां सेना स्टेशन प्रोजेक्ट के बीच सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का नाम भी सामने आया है। जी हां, सीमांचल के किशनगंज से एक बड़ी और चर्चित खबर सामने आई है। भारत के सबसे
संवेदनशील चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास प्रस्तावित सेना स्टेशन के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच सरकारी दस्तावेजों के हवाले से दावा किया गया है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी समेत दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 7 लोगों ने इस इलाके में करीब 71 एकड़ जमीन खरीदी है। इस खुलासे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मामले को लेकर के अभी किसी तरह की आधिकारिक जांच का अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। दरअसल किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के भेलागुड़ी मौजा में प्रस्तावित सेना स्टेशन को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। ये इलाका भारत के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उनके करीब स्थित है। यही संकरा भूभाग पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। सरकारी दस्तावेजों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में सेना का नया स्टेशन स्थापित करने के लिए 189 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी दौरान दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 7 लोगों के नाम पर करीब 70 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री होने का दावा किया गया है। जहाँ यह खबर कई मीडिया चैनलों में चल रही है। इन खरीदारों में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का भी नाम शामिल बताया जा रहा है। उपलब्ध रजिस्ट्री रिकॉर्ड के अनुसार उनके नाम पर करीब 1.61 एकड़ जमीन दर्ज होने का दावा किया गया है। अन्य खरीदारों में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रहने वाले कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं। इस घटनाक्रम के बाद कई सवाल उठाए जा रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर के है कि क्या ये सामान्य निवेश था या प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण या फिर संवेदनशील मुआवजे की जानकारी के आधार पर जमीन खरीदी गई। दोस्तों, अमेरिका की एक महिला प्यार के खातिर किशनगंज पहुंच गई। जी हां, अमेरिका की रहने वाली नैना काला पोडेल, इनका नाम है इस महिला का, नैना काला पोडेल, अपनी 11 वर्षीय बेटी यूनिस बिस्वा के साथ किशनगंज पहुंची। 13 अप्रैल को ग्रेस वैली चर्च भाटपारा में नीमा तमांग के संग शादी कर ली। नीमा तमांग ने 10,000 रुपए देकर के दोनों माँ बेटी का फर्जी आधार कार्ड भी बना लिया। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे कि आखिर एक अमेरिकी महिला जो कि शादीशुदा है पहले से ही, वे किशनगंज कैसे आई और किशनगंज में आकर के किसके साथ शादी की है। दरअसल बात है कि बिहार के किशनगंज से अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि 7 समंदर पार से महिला किशनगंज पहुंच गई। दरअसल ये मामला किशनगंज जिला से सटे भारत नेपाल सीमा पर स्थित पानी टंकी से सामने आया है। इस अनोखी प्यार की कहानी की चर्चा चहुं ओर हो रही है। अमेरिका की रहने वाली नैना काला पोडेल अपनी 11 वर्षीय बेटी यूनिस बिस्वा के साथ किशनगंज पहुंच गई। नैना काला पोडेल को फेसबुक के जरिए नीमा तमांग से मुलाकात हुई। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर दोनों के बीच फेसबुक पर ही चैटिंग शुरू हो गई और चैटिंग प्यार में बदल गया। एक दूसरे के प्रति प्यार इतना परवान चढ़ा कि दूरी बर्दाश्त नहीं हुई, यह नहीं कर पाई। इस बीच दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का मन बना लिया। इसके बाद नैना अपनी बेटी के साथ नीमा तमांग से शादी करने के लिए 19 मार्च को अमेरिका के न्यूयॉर्क से नई दिल्ली पहुंच गई। बताया जा रहा है कि नैना काला पोडेल न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आकर के वहीं पर रुकी। इसके बाद 21 मार्च को नई दिल्ली से बागडोगरा फ्लाइट से पहुंची। बागडोगरा से नैना अपनी बेटी के साथ नीमा तमांग के घर भाटपारा चाय बागान कालचीनी पहुंची। इसके बाद 13 अप्रैल को ग्रेस वैली चर्च भाटपारा में नीमा तमांग के साथ उन्होंने शादी कर ली। नीमा तमांग ने अलीपुरद्वार जिला के दोस्तों, अगर आप भी जुगाड़ गाड़ी चलाते हैं तो आप होशियार हो जाइए, संभल जाइए, क्योंकि आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है। अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं और जुगाड़ गाड़ी चलाते हैं, जुगाड़ गाड़ी चला करके अपनी रोजी रोजगार कर रहे हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद ही निराशाजनक करने वाली है। किशनगंज पुलिस जुगाड़ गाड़ी चलाने वालों पर सख्त एक्शन ले रही है। जी हाँ, कल ही 5 अवैध जुगाड़ गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है, जिसके बाद क्या था, चालकों में हरकत मच गया है। जैसे कि आपको पता है कि सीमांचल में अभी भी सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में जुगाड़ गाड़ी चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दो कि ये जुगाड़ गाड़ी प्रतिबंध है। जी हाँ, इन जुगाड़ गाड़ियों के चलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कोई भी नहीं चला सकते हैं। अगर सड़क पर दिख जाए तो फिर कानूनी कार्रवाई के तहत गाड़ी जब्त कर ली जाती है। तो ऐसे में अगर आप भी ये गाड़ी चलाते हैं तो आप समझ जाइए।
हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए अगर आप फॉलो नहीं किए तो। दरअसल सीमांचल के किशनगंज जिला में अवैध रूप से चल रहे जुगाड़ गाड़ियों के खिलाफ परिवहन विभाग ने अब पूरी तरह से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में NH 31 स्थित रामपुर चेक पोस्ट पर विशेष वाहन जाँच अभियान चला करके अवैध रूप से आलू लाद कर ले जा रहे 5 जुगाड़ गाड़ियों को जब्त कर लिया है। परिवहन विभाग की इस अचानक हुई कार्रवाई से अवैध वाहन चालकों और फिर मालिकों के बीच हड़कंप मच गया है। दरअसल ये कार्रवाई ESI अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में परिवहन विभाग की विशेष टीम द्वारा की गई है। माननीय उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट द्वारा जुगाड़ गाड़ियों के व्यावसायिक और फिर निजी परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद भी किशनगंज जिले की मुख्य सड़कों और फिर ग्रामीण इलाकों में इनका संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा था। इन गाड़ियों के पास न तो कोई वैध रजिस्ट्रेशन, न ही फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा या फिर प्रदूषण का पत्र होता है। इस वजह से किसी भी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों को मुआवजा मिलना भी नामुमकिन हो जाता है। आपको बता दूं कि सड़क हादसों पर लगाम लगाने और फिर अवैध परिचालन को पूरी तरह ठप करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग की टीम ने रामपुर चेक पोस्ट पर घेराबंदी करके चेकिंग शुरू की। जांच के क्रम में एक के बाद एक आलू लाद कर आ रहे 5 जुगाड़ गाड़ियों को रोका गया। दोस्तों, किशनगंज के ठाकुरगंज में इमरान प्रतापगढ़ी ने कॉलेज और स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के लिए जमीन खरीदी है। KDV लाइव के माध्यम से ही कुछ देर पहले आपको एक खबर बताई गई थी इस जमीन को लेकर के, लेकिन उसमें अपडेट ये है कि ये जमीन स्पोर्ट्स सेंटर और कॉलेज को लेकर के खरीदी गई है, जो कि किशनगंज वासियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। जी हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी ने यहाँ पर स्पोर्ट्स सेंटर और कॉलेज बनाने की घोषणा की है। इसे सीमांचल के छात्रों और खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात बताया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि इसी इलाके में सेना के प्रस्तावित स्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले से ही चर्चा में है। ऐसे में लोग अब पूछ रहे हैं कि अगर यहाँ पर सेना स्टेशन बनाना है तो फिर शिक्षा और फिर खेल की ये परियोजना आखिर कैसे आगे बढ़ेगी। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने घोषणा की है कि ठाकुरगंज के भेलागुड़ी में शिक्षा और खेल को बढ़ावा देने के लिए एक स्पोर्ट्स सेंटर और कॉलेज बनाया जाएगा। इस घोषणा के बाद सीमांचल खास करके किशनगंज के छात्रों और युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। अगर ये परियोजना जमीन पर उतरती है तो क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और खेल प्रशिक्षण की बेहतर सुविधाएं मिल सकती है। लंबे समय से सीमांचल में ऐसे संस्थानों की मांग उठती रही है, लेकिन इस पहल को कई लोग सकारात्मक कदम मान रहे हैं। लेकिन इस घोषणा के साथ ही एक बड़ा सवाल भी सामने आया है। दरअसल भेलागुड़ी वही इलाका है जहां पर सेना के प्रस्तावित सैन्य स्टेशन के लिए लगभग 189 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले से ही चर्चा में है। दोस्तों, किशनगंज में आज कांग्रेस सड़क पर उतर आए हैं। दिल्ली में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद के साथ कथित धक्का मुक्की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के कांग्रेस ने गांधी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया गया। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। दरअसल किशनगंज में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन गांधी चौक पर आयोजित किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में बैनर और झंडे लेकर के पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद के साथ कथित धक्का मुक्की और बल प्रयोग के आरोपों के विरोध में आयोजित किया गया। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने विभिन्न शिक्षा संबंधित मुद्दों को लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग उठाई है। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष शाहबुल अख्तर ने किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले जनप्रतिनिधियों और फिर युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनका कहना था कि असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। कांग्रेस नेताओं ने सांसद डॉक्टर जावेद आजाद के साथ हुई कथित घटना की निष्पक्ष जांच कराने और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही शिक्षा से जुड़े विवादों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की भी मांग दोहराई है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और फिर प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए रखी। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हालांकि गांधी चौक के आसपास कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। बाद में पुलिस ने स्थिति को सामान्य कर दिया।
दोस्तों, किशनगंज रेलवे स्टेशन पर एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस महिला को देख रहे हैं, ग्रीन और पीला कलर की साड़ी पहने हुए, इस महिला को किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों इसको गिरफ्तार किया गया है। तो दरअसल बात है कि महिला को शराब ले जाते हुए पाया गया है। 8 लीटर विदेशी शराब के साथ इस महिला को गिरफ्तार किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में शराबबंदी कानून है, शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यह किशनगंज रेलवे स्टेशन का ये मामला है, जहां पर आरपीएफ और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई में इस महिला को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि शराब पश्चिम बंगाल से ट्रेन के जरिए लाई गई थी और इसे बिहार के अंदर पहुंचाया जाना था। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि किशनगंज रेलवे स्टेशन पर बुधवार को आरपीएफ और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई में शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त जांच अभियान के दौरान एक महिला को 8 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार महिला की पहचान समस्तीपुर निवासी पुतुल देवी के रूप में हुई है। अधिकारियों के अनुसार बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए रेलवे स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान में आरपीएफ निरीक्षक एचके शर्मा, उत्पाद निरीक्षक हैदर अली तथा सीआईबी-एनजेपी की टीम शामिल थी। जांच के दौरान प्लेटफॉर्म पर महिला की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पास से कुल 8 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है। प्रारंभिक जांच में अधिकारियों को पता चला है कि ये शराब पश्चिम बंगाल से ट्रेन के माध्यम से लाई गई थी। दोस्तों, पटना में छात्रों का प्रदर्शन बेकाबू हो गया। बीजेपी विधायक ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। नेताओं को दौड़ दौड़ करके पीटा गया है। ये पटना का ये मामला है। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर नेताओं के प्रति लोगों में किस कदर गुस्सा है कि अब बीजेपी के नेताओं को दौरा दौरा करके पीटा जा रहा है। आपको बता दूं कि बिहार की राजधानी पटना में छात्रों का प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। जहां लोक भवन मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद हालात बेकाबू हो गए। इस दौरान बीजेपी विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर छात्रों ने हमला कर दिया और तोड़फोड़ भी की गई। विधायक किसी तरह सुरक्षित निकल गए, लेकिन मौके पर मौजूद उनके समर्थकों और फिर कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शनकारियों ने खदेड़ दिया। उधर कांग्रेस कार्यालय के पास भी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर के भिड़ंत हो गई, जहां पर दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले। पूरे घटनाक्रम के बाद पटना के कई इलाकों में तनाव का माहौल बना रहा। छात्र संगठन आईसा की ओर से निकाले गए लोक भवन मार्च में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के निकले प्रदर्शन को जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की। छात्र बैरिकेडिंग पार करके आगे बढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रदर्शन कई जगह पर हिंसक हो गया। वहीं पर विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होने के बाद बीजेपी विधायक विनय बिहारी डाक बंगला चौराहे से गुजर रहे थे। इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। गाड़ी नहीं रुकने पर छात्रों ने हमला कर दिया और तोड़फोड़ की। मौके पर मारो मारो के जैसे कि नारे सुनाई दिए। हालांकि विधायक पूरे समय गाड़ी के अंदर रहे और उन्हें किसी तरीके की चोट नहीं आई। प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बीजेपी समर्थकों पर भी फूटा। डाक बंगला और फिर आसपास के इलाकों में मौजूद कुछ कार्यकर्ताओं को खदेड़ करके पीटा गया। इस बीच सड़क किनारे लगे बीजेपी समर्थन और पार्टी से जुड़े पोस्टरों को भी प्रदर्शनकारियों ने फाड़ दिया। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस ने अतिरिक्त बल बुला करके भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की और कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। दोस्तों, एआईएमआईएम के अमोड़ विधायक अख्तरुल ईमान ने आज बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की है। मुलाकात का विषय था उर्दू शिक्षकों की बहाली और मदरसा शिक्षकों के बकाया वेतन का मुद्दा। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति और शिक्षा से जुड़े ये एक अहम खबर सामने आई है। अमोड़ विधायक और एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आज बिहार के राज्यपाल से मुलाकात करके शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने 211 डिग्री कॉलेजों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति और मदरसा शिक्षकों के लंबित वेतन के भुगतान की मांग प्रमुखता से रखी है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि उर्दू भाषा को उसका उचित स्थान और फिर शिक्षकों को उनका अधिकार मिलना बेहद
जरूरी है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल अमोड़ विधायक और AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आज बिहार की राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने बिहार के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। अख्तरुल ईमान ने राज्यपाल के समक्ष बिहार के 211 डिग्री कॉलेजों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से उर्दू शिक्षकों की बहाली का मामला लंबित है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने आग्रह किया है कि इस प्रक्रिया को जल्द पूरा कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने मदरसा शिक्षकों के लंबित वेतन का मुद्दा भी राज्यपाल के सामने रखा है। उनका कहना था कि लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या में शिक्षक आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करके बकाया वेतन जारी करने की मांग की है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में उर्दू भाषा को उसका उचित स्थान दिलाना और शिक्षकों को समय पर उनका अधिकार उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। उनका मानना है कि जब शिक्षकों को समय पर सुविधाएं और सम्मान मिलेगा तभी शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी और छात्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।